स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो गया। और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मेरे अपने आइडिया के मुताबिक आई नो कि अब 90% लोगों को पता है कि कोर्स सिलेक्शन का लिंक जो है वो ओपन हो गया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो गया है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोर्स सिलेक्शन करते हुए ऐसी कौन सी बातों का ख्याल रखा जाए जिनसे आपको आइंदा आने वाले तमाम पूरे सेमिस्टर में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक कोर्स सिलेक्शन ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी मदद से आप अपना CGPA इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और आप लोग जो है वो पूरे सेमिस्टर में बड़ी आसानी से अपने तमाम तर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये बात याद रहे, जो बच्चे या जो बच्चियाँ या तमाम तर वो लोग जिनका CGPA 2.0 या 3.0 से नीचे है, वो ये बात याद कर लें कि कोर्स सिलेक्शन ऐसे करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपका जो CGPA है ना सिर्फ वो इंक्रीज करेगा बल्कि आप पूरे सेमिस्टर में अपने तमाम तर कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे और आइंदा आने वाले तमाम तर जो आपके कोर्सेज हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दिस वीडियो बेसिकली इज़ बेस्ड ऑन 2 पार्ट्स के हम लोग बात करेंगे आने वाले इस वीडियो में या कुछ टाइम के बाद फेल स्टूडेंट्स की और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स की। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आप लोग अगर कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। 25 अक्टूबर तक आप जो है वो अपने कोर्स को ड्रॉप कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो डी ग्रेड्स वाले सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा शो क्यों हो रहे हैं। तो कोर्स सिलेक्शन के अंदर चलते हैं जी। देखें, यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके पास कोर्स सिलेक्शन का टैब है। जब आप कोर्स सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर्स इनरोलमेंट हो गई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका अभी दूसरा सेमिस्टर है, तीसरा सेमिस्टर है, आप लोगों की तमाम तर जो कोर्स सिलेक्शन की स्कीम है, यानी आप लोगों की जो स्टडी स्कीम है, उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की वजह से तो पूरी स्टडी स्कीम को जो है वो अब 2023 में चेंज कर दिया। इससे पहले वाले अब यानी जिनका अभी दूसरा सेमिस्टर था और उनका पिछले सेमिस्टर में जो सेमिस्टर अभी आपने पास किया है, जिसको हम स्प्रिंग 2023 कहते हैं, उन लोगों की स्कीम टोटली चेंज हो गई है। अब वो आगे जाके आपको जो है वो समझ आएगा जब आप चौथे 5वें सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो आपके तमाम तर सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल कर दिए गए हैं, जो कि 2023 यानी स्प्रिंग 2023 से पहले जो फॉल 2022 था उसमें लोगों ने ज़रूर पढ़ने थे, क्योंकि आप लोगों के क्रेडिट आवर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। बहरहाल ये भी हमारा कोई इतना ऐसा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो गाइड कर दूंगा या इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आप लोग इस चीज़ को जो है वो कैसे फर्दर आइंदा आने वाले आप लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है इस तमाम तर चीज़ों से। अभी का हमारा ये है कि आप लोगों के जो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं वो क्यों ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा वाजिया तौर पर मैसेज यूनिवर्सिटी ने दिया है, इम्प्रूवेबल कोर्सेज B- C और D। यूनिवर्सिटी ने अपनी कोर्स सिलेक्शन में जो आपकी ग्रेडिंग स्कीम है, आप तमाम तर लोगों को पता है, उसको चेंज कर दिया था। तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीज़ आ रही है कि अगर आपका ग्रेड जो है वो B- है या C है या D है, उसको आप चेंज कर सकते हैं या उसको आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप चाहें। अब यहाँ पे मेरा ज़ाती मशवरा आप लोगों को ये होगा कि आप लोग इसको कभी भी इम्प्रूव ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका B- है विच इज़ वेरी वेरी गुड, अगर आपका C है विच इज़ ऑल्सो गुड, हाँ अगर आपका D ग्रेड है तो दिस इज़ समथिंग इज़ रॉन्ग। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हाँ मैं एक इजाफी सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी, आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर, 4 साल की डिग्री है तो मुझे 4 साल से आगे ना जाना पड़े, तो फिर आप इसको ना रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा, अच्छा सर ये बता दें कि मैं डी वाले को रखूँ या ना रखूँ। तो आई क्लैरिटी, मैं आपको इस चीज़ को क्लियर बता रहा हूँ कि ना रखें। ठीक है, बस ठीक है, आप लोगों को रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आइंदा आने वाले सेमेस्टर में, आइंदा आने वाले कोर्सेज में अच्छा परफॉर्म करें तो आप इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबरों में या अपना CGPA अच्छा इंक्रीज़ कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बात करते हैं न्यू कोर्सेज की। अब ये न्यू कोर्सेज जिन सेमेस्टर का है, यानी जिन स्टूडेंट का है, मैंने यहाँ पे न्यू कोर्सेज को इसलिए सेलेक्ट किया है चूँकि
मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये इस इन तमाम तर में इनके जो हैं वो बेसिकली बी माइनस और सी ग्रेड ही हैं, विच इज़ गुड। तो अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास न्यू कोर्सेज हैं जी। अब यहाँ पे आपके क्रेडिट और आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे कितने क्रेडिट और आपको अलाउ हैं, डेट इज़ दी 21। तो आप 21 यानी आप यहाँ पे 6 बुक्स को रखते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, हर बुक जो है वो आपकी 3 क्रेडिट आवर्स रखती है। तो अगर 6 रखेंगे तो 18, ऐसे ही है ना, 6 किताबें हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कौन से जो क्रेडिट आवर है तो 18। इसका मतलब है कि इन स्टूडेंट को 7 किताबों की ऑप्शन दी गई है। तो अगर ये 7 रखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 21। तो ये बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो चल रहा होता है। मैं उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट आपका सबका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि जब आपने न्यू कोर्सेज रख लिए तो ठीक है, अब यहाँ पे जो फेलियर कोर्सेज हैं वो मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि अगर डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं और आप चाहते हैं कि हाँ मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, जैसे देखें फर्स्ट करें कि आपके नेक्स्ट सेमिस्टर में, यानी आप फोर्स के आपका 3rd सेमिस्टर है, आपके टोटल सेमिस्टर में 5 जो है वो किताबें हैं, यानी 5 कोर्सेज हैं। आप ये चाहते हो कि ठीक है 5 तो मैं कर सकता हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा साल, या मेरे पास ठीक है टाइम होता है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो फॉर सपोज जिस तरह 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम है, फॉर सपोज तो ये मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ। इंप्रूव कैसे करना चाहता हूँ कि ठीक है मेरा इसमें डी ग्रेड था, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको ना इसी सेमेस्टर में इंप्रूव कर लूँ। तो ठीक है, आप इसमें 6 जो है वो यानी किताबें रख सकते हैं डी ग्रेड में, अगर आप ये कर सकते हैं तो, अदरवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ की कि किस तरह से आप लोग जो है वो आगे फर्दर जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, अब तो सब प्रैक्टिकल रख रहे होंगे, तो उनमें क्या मेनली बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये बात याद कर लें, जो फेल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे देखें आप फ़र्ज़ करें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पेपर्स रह चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टोटली यानी जिनके तमाम तर सब्जेक्ट जो हैं वो फेल हो गए होंगे। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट एफ ग्रेड में है तो आप लोग अभी इसी दफ़ा उसको ज़रूर रखें। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली और मैंडेटरी समझें। फ़र्ज़ करें कि आपका CS 101 के अंदर जो है वो आपकी सप्ली थी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने CS 101 ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन आपको जब आप आगे जाएंगे तो CS 201 का तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप लोग जो है वो इसको जब एक सेमेस्टर के बाद रखेंगे ना, तो आपने जितना CS 101 पढ़ा होगा वो आपको भूल जाएगा। आप अभी फर्ज कर लो कि CS 101 में आपकी सप्ली थी या किसी भी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली थी, तकरीबन आपने 40% इस सब्जेक्ट को रीड किया हुआ है, आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में क्या बताया जा रहा है। अगर आप इस सब्जेक्ट को एक सेमेस्टर छोड़ के अगले सेमेस्टर में रखते हैं, यानी अब वाले कोर्स सिलेक्शन में या अब वाले सेमेस्टर में छोड़ के आइंदा आने वाले साल के नेक्स्ट सेमेस्टर में रखेंगे, तो फिर आपको ये 40% भी भूल जाएगा, चूंकि फेलियर है, पढ़ना तो है। तो आप क्या करें, आप पहले जो फेलियर जिनके सब्जेक्ट फेल हुए हैं, आप मेक श्योर करें कि आप ज़रूर फेलियर सब्जेक्ट्स को रखें। ठीक है, नए सब्जेक्ट्स नहीं रखे जाते तो आप ना रखें, लेकिन जो फेलियर सब्जेक्ट्स हैं इनको ज़रूर रखें। और फेलियर के बाद अभी भी आपके पास जो क्रेडिट आवर्स हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्रेडिट आवर दिखाए, अगर आपके पास वो नज़र आ रहे हैं और अगले सेमेस्टर के कोई 1-2 भी रखे जाते हैं तो आप वो रख लें। लेकिन मेक श्योर करें कि आपने चूंकि एक सेमेस्टर ऑलरेडी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आपको ज़रा ज़्यादा आइडिया है और ज़्यादा चांस है कि आप अच्छा CGP यहाँ से गेन कर सकते हैं, इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स वालों की। फेलियर वालों का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप उसे अगले सेमेस्टर में ना लेकर जाएं, अभी इसी सेमेस्टर में, इसी आइंदा आने वाले जो आपका टोटल सेमेस्टर है उसके अंदर इसको पढ़ें, ताकि आप लोगों का तमाम तर कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो और आपका सेमेस्टर CGPA अच्छा हो जाए। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स की बात करें जो कि सब प्रैक्टिकल रख रहे होंगे, फ़र्ज़ करें जी आपका CS 201 आपने थ्योरेटिकल पढ़ना है, तो मेक श्योर कर लें कि CS 201 प्रैक्टिकल भी मुझे इसके साथ पढ़ना है। यहाँ पे ये बात याद रहे, अगर किसी की CS 201 और 101 के अंदर सप्ली है ना, तो 201 आप नहीं रख सकते, लेकिन आप 201 रख सकते हैं। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोग अगर 201 नहीं रख सकते तो आप प्रैक्टिकल को भी ना रखें। इसका नुकसान क्या है कि आपको ये किताब 2 दफ़ा पढ़नी पड़ेगी। कब? एक तो आपको अभी पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, और दूसरा जब आप CS 101 पास कर लेंगे फिर आपको CS 201 दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप क्या करें, आप जो है वो 201 भी रखें
और 201 प्रैक्टिकल भी रखें। फर्ज करें कि आपको 201 नहीं मिल रहा ऑप्शन, तो आप 201P को भी छोड़ दें। इसी तरह से आपके पास जो किताब है CS 301, जो भी प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट है ना, वो थ्योरी के साथ आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है और पेपर आपके 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये कि जब आप प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करेंगे, तो चूंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी ताज़ा होगा, नया होगा, तो आप बड़ी आसानी से अपने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल के जो क्विज़ेस आएंगे वहाँ से आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपको थ्योरी में यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी आपको बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस इज़ द होल स्टोरी। प्रैक्टिकल, अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल को सब्जेक्ट को रखें, अगर आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते तो प्रैक्टिकल को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूंगा ये सारी बातें मैंने आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से बता दी और आप लोगों को तमाम तर बातें जो है वो क्लियर हो भी गई होंगी। यहाँ तक तमाम तर सब्जेक्ट्स में ये तमाम तर क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आप लोगों ने अपना CGPA, यानी CGPA है, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि GPA बेसिकली होता है आपका सेमिस्टर का, एक सेमिस्टर का, लेकिन ये जो CGPA होता है ना, ये होता है होल डिग्री का। यानी अगर आप 5वें सेमेस्टर में है तो पहले से लेकर 4थे सेमेस्टर तक का सारा रिजल्ट डेट विल बी कॉल्ड द CGPA। अब आपका फॉर सपोज CGPA जो है वो 3 समथिंग है, यानी 3.1 है, आप चाहते हैं कि मैं इसको 3.7 तक लेके जाऊं, यू कैन, आप कर सकते हैं। बट कैसे? आप अपने कोर्स को इस तरह सेलेक्ट करें जहां पर, जैसे देखो, आप फर्ज कर लो कि आपके पास 21 क्रेडिट आवर्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ मैं अच्छे, यानी जो मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ ना, वो 6 कोर्सेज हैं, तो आप 6 को सिलेक्ट करें, आप 7 को सिलेक्ट ना करें। इसका नुकसान ये है कि आप एक इजाफी किताब तो रख रहे हैं, लेकिन जब उसकी तैयारी नहीं होगी तो एक किताब से आपका टोटल CGPA नीचे गिर जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपने CGPA को मेंटेन करें और जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं आप उतना ही पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज आपके सेमेस्टर में 6 किताबें हैं तो आप 6 रखें, आपको 7 रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 किताबें हैं तो आप फिलहाल के लिए 5 कर लें, क्योंकि आपने सेमेस्टर के CGPA को इंक्रीज़ करना है, आपने अपने टोटल रिजल्ट को इंक्रीज़ करना है। तो मेक श्योर करना है आपने जितने आपको क्रेडिट आवर्स मिले हैं उसमें अपने कोर्स को देखना है आपने, और उस कोर्स को देखने के बाद आपने सिलेक्शन करनी है कि मैंने कितना वर्किंग या मैंने कितना काम जो है वो अपने इसको CGPA को मेंटेन करने के लिए करना है। मेक श्योर कीजिएगा क्विज असाइनमेंट्स और GDB अच्छी तरह करें। इंशाल्लाह आप अपना CGPA आइंदा आने वाले सेमेस्टर में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ये आपकी टोटल जो है वो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, या आप कह लें कि टोटल आपका कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था। मेक श्योर कि आप लोग इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी कोर्स सिलेक्शन का ख्याल करें। कोर्स सिलेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर अच्छी तरह से ज़रा कर लेते हैं एक दफ़ा ओपन आइज़ के साथ, तो फिर आप लोगों को आइंदा आने वाले तमाम तर सेमेस्टर में भी कोई भी मसला नहीं होता। और दूसरा ये कि आप अपना सेमेस्टर CGPA बड़ी आसानी से इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा जी कि आप लोग जो है वो, अच्छा एक और बात आखिर में मैं ये बता दूं कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स में पूछ रहे होंगे कि सर ये आसान है या ये आसान है। तो देखें इसका सिंपल सा हल है, आप लोग ना इन दोनों के हैंडआउट देखें, जिनके हैंडआउट छोटे हैं यानी जिनके हैंडआउट्स में किताबें कम है ना, वो पेजेस कम है, वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि जो पेजेस कम होंगे तो वो आपको ज़रा कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो ज़रा कॉन्सेप्ट कम होगा। सिंपल एक ये फॉर्मूला होता है किसी भी किताब को जज करने का। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले तमाम तर वीडियोज़ में आप लोगों को इस तरह की ट्रिक्स मिलती रहेंगी कि आप अपना CGPA कैसे इंक्रीज़ करते हैं, प्लस आप लोग जो है वो मिड और फाइनल में आइंदा आने वाले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी की न्यू पॉलिसीज़ के मुताबिक कैसे अपने आप को जो है वो अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।